इस हफ्ते भारतीय शेयर बाजार में माहौल पूरी तरह बदल गया। पिछले 2 हफ्तों की तेजी के बाद सेंसेक्स करीब 2.7% और निफ्टी करीब 2.2% टूटकर बंद हुए, जिससे साफ संकेत मिला कि बाजार अब ग्लोबल अनसर्टेनिटी, महंगे क्रूड ऑयल और बढ़ती जियोपॉलिटिकल टेंशन को लेकर ज्यादा चिंतित हो गया है। अमेरिकी बाजार भी इस ग्लोबल प्रेशर से बच नहीं पाए। S&P 500 करीब 1.2% गिर गया, जबकि सेमीकंडक्टर और चिप मेकर कंपनियों में करीब 4% तक की तेज बिकवाली देखने को मिली। US बॉन्ड मार्केट में भी डर साफ दिखाई दिया, जहां 10 ईयर ट्रेजरीज यील्ड 4.5% के पार पहुंच गई। बॉन्ड यील्ड बढ़ने का मतलब होता है कि इन्वेस्टर्स अब रिस्की एसेट्स छोड़कर सुरक्षित रिटर्न्स की तरफ ज्यादा झुक रहे हैं। एनालिस्ट्स का मानना है कि अगर ऑयल प्राइसेस लंबे समय तक ऊंचे बने रहे तो इन्फ्लेशन कंट्रोल करना मुश्किल हो सकता है। ऐसे में US फेडरल रिजर्व को इंटरेस्ट रेट्स लंबे समय तक ऊंचे रखने पड़ सकते हैं, जो इक्विटी मार्केट्स के लिए नेगेटिव माना जाता है। भारतीय बाजार में विदेशी निवेशकों यानी FIIs ने पूरे हफ्ते में करीब 13,500 करोड़ रुपए से ज्यादा की बिकवाली की। लगातार फॉरेन सेलिंग की वजह से बैंकिंग, IT और लार्ज कैप स्टॉक्स में दबाव देखने को मिला। हालांकि घरेलू निवेशकों यानी DIIs ने करीब 18,500 करोड़ रुपए की खरीदारी करके बाजार को बड़ी गिरावट से बचाया। ये दिखाता है कि इंडियन मार्केट अब पहले की तुलना में डोमेस्टिक मनी पर ज्यादा मजबूत होता जा रहा है। दिलचस्प बात ये रही कि 15 मई को तस्वीर पूरी तरह उल्टी दिखी। उस दिन FIIs ने 1,329 करोड़ रुपए की नेट बाइंग की, जबकि DIIs ने 1,959 करोड़ रुपए की बिकवाली की, जिससे बाजार में मिक्स्ड सेंटिमेंट देखने को मिला। 2024 के अंत से अब तक FIIs भारतीय बाजार से करीब 53 अरब डॉलर निकाल चुके हैं। इसके बावजूद बाजार पूरी तरह नहीं टूटा, क्योंकि डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड्स और इंश्योरेंस कंपनियों ने लगातार खरीदारी जारी रखी। HDFC बैंक में सबसे ज्यादा FII सेलिंग देखने को मिली, जहां मार्च 2026 तिमाही में करीब 47.95 करोड़ शेयर बेचे गए। इस भारी बिकवाली की वजह से स्टॉक करीब 26% तक टूट गया। कोटक महिंद्रा बैंक, ICICI बैंक, भारती एयरटेल, इन्फोसिस और टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज जैसे बड़े स्टॉक्स में भी FIIs ने हिस्सेदारी घटाई। इसका असर बैंकिंग, टेलीकॉम और IT सेक्टर्स के ओवरऑल सेंटीमेंट पर साफ दिखाई दिया। रिलायंस इंडस्ट्रीज, मारुति सुजुकी इंडिया और लार्सन एंड टर्बो जैसे दिग्गज शेयर भी फॉरेन सेलिंग के दबाव से नहीं बच पाए। इससे ऑटो, इंफ्रा और एनर्जी सेक्टर्स में भी कमजोरी देखने को मिली। टेक्निकल चार्ट्स की बात करें तो निफ्टी ने 23,800 से 24,500 की कंसोलिडेशन रेंज के नीचे ब्रेकडाउन दिया है। ये संकेत देता है कि शॉर्ट टर्म ट्रेंड अब कमजोर होता जा रहा है। अब निफ्टी के लिए 23,800 से 24,000 का जोन बड़ा रेजिस्टेंस बन चुका है। वहीं नीचे की तरफ 23,500 सबसे अहम सपोर्ट लेवल माना जा रहा है, जिसके टूटने पर गिरावट और तेज हो सकती है। एनालिस्ट्स का मानना है कि अगर निफ्टी डिसाइसिवली 23,500 के नीचे निकलता है तो इंडेक्स 23,200 से 23,000 तक फिसल सकता है। इसलिए अगले हफ्ते ये लेवल बाजार की दिशा तय करने में बेहद अहम रहेगा। सेंसेक्स की बात करें तो 75,200 से 75,300 का जोन इमीडिएट सपोर्ट माना जा रहा है। वहीं ऊपर 75,600 से 76,000 का जोन बड़ा रेजिस्टेंस बना हुआ है। चार्ट्स पर लगातार लोअर टॉप्स बन रहे हैं, जो ये दिखाते हैं कि फिलहाल बियर्स यानी बिकवाली करने वाले बाजार पर ज्यादा हावी है। बायर्स अभी भी कॉन्फिडेंस के साथ वापसी नहीं कर पा रहे हैं। IT सेक्टर इस हफ्ते सबसे ज्यादा दबाव में रहा और निफ्टी IT इंडेक्स करीब 6% टूट गया। एनालिस्ट्स का कहना है कि सेक्टर अभी भी बेयरिश ट्रेंड में है और छोटी रिकवरी में भी सेलिंग प्रेशर आ सकता है। केन्स टेक्नोलॉजी इंडिया इस हफ्ते सबसे ज्यादा टूटने वाले स्टॉक्स में शामिल रहा, जहां करीब 27% की गिरावट देखने को मिली। चार्ट स्ट्रक्चर कमजोर होने की वजह से एनालिस्ट्स फिलहाल इसमें डिप बाइंग से बचने की सलाह दे रहे हैं। दूसरी तरफ HFCL ने पिछले 1.5 महीने में करीब 124% की तेज रैली दिखाई है। हालांकि एनालिस्ट्स का कहना है कि इतनी तेजी के बाद इस लेवल पर स्टॉक का पीछा करना काफी जोखिम भरा हो सकता है। बाजार की कमजोरी के बीच कुछ स्टॉक्स रिलेटिव स्ट्रेंथ भी दिखा रहे हैं। मारिको, अरविंद और त्रिवेणी टरबाइन जैसे शेयरों में टेक्निकल चार्ट्स अभी भी मजबूत दिखाई दे रहे हैं। मारिको अपने की मूविंग एवरेजेस के ऊपर ट्रेड कर रहा है और एनालिस्ट्स 880 रुपए तक का टारगेट देख रहे हैं। वहीं अरविंद ने वीकली ब्रेकआउट दिया है और त्रिवेणी टरबाइन में कंसोलिडेशन ब्रेकआउट के बाद और तेजी की संभावना जताई जा रही है। सेक्टर वाइज देखें तो फार्मा, हेल्थ केयर, FMCG और एनर्जी लिंक्ड कंपनियां कंपैरेटिवली मजबूत दिखाई दे रही हैं। वहीं IT, डिस्क्रिशनरी कंजम्पशन और रेट सेंसिटिव सेक्टर्स पर अभी भी दबाव बना रह सकता है। भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए एक अच्छी खबर फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व से आई। देश का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व 6.295 अरब डॉलर बढ़कर 696.888 अरब डॉलर पहुंच गया, जो 700 अरब डॉलर के बेहद करीब है। गोल्ड रिजर्व में 5.637 अरब डॉलर की बढ़ोतरी हुई और ये 120.85 अरब डॉलर तक पहुंच गया। सोने की बढ़ती वैश्विक कीमतों का फायदा भारत के रिजर्व्स को भी मिला।
बायबैक के मोर्चे पर भी इस हफ्ते कई कंपनियां चर्चा में रहीं। ऑनवर्ड टेक्नोलॉजीज, गरवारी टेक्निकल फाइबर्स, CMS इन्फो सिस्टम्स और साइबर टेक सिस्टम्स जैसी कंपनियां प्रीमियम प्राइसेस पर शेयर बायबैक ला रही हैं। खास बात यह है कि कुछ बायबैक प्राइसेस मौजूदा मार्केट प्राइस से 20% से ज्यादा प्रीमियम पर है। इससे उन स्टॉक्स में शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर इंटरेस्ट और ट्रेडिंग एक्शन बढ़ सकता है। वोडाफोन आइडिया चौथी तिमाही में 51,970 करोड़ रुपए के प्रॉफिट में पहुंच गई, जबकि पिछली तिमाही में कंपनी को 5,286 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ था। ये प्रॉफिट मुख्य रूप से AGR ड्यूज के रीअसेसमेंट और फ्यूचर AGR पेमेंट्स की अकाउंटिंग गेन की वजह से आया, यानी ऑपरेशनल लेवल पर अभी भी कंपनी पर दबाव पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है। कंपनी का रेवेन्यू लगभग स्थिर रहकर 11,332 करोड़ रुपए रहा, लेकिन EBITDA 1.5% बढ़कर 4,889 करोड़ रुपए पहुंच गया और मार्जिन 43.14% हो गया। वहीं ARPU बढ़कर 190 रुपए पहुंचा, जो इंडस्ट्री में सबसे ऊंचे स्तरों में माना जा रहा है, जबकि 4G और 5G सब्सक्राइबर बेस भी लगातार बढ़ रहा है। वोडाफोन आइडिया ने 526 में 8,742 करोड़ रुपए का केपैक्स किया और 83 शहरों में 5G रोल आउट शुरू किया। इसके अलावा कंपनी 4,730 करोड़ रुपए फंड रेज करने जा रही है, जहां आदित्य बिरला ग्रुप की प्रमोटर एंटिटी प्रेफरेंशियल वारंट्स खरीदेगी, जिससे नेटवर्क एक्सपेंशन और फ्यूचर ग्रोथ प्लान्स को सपोर्ट मिल सकता है। पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन के बोर्ड ने REC के साथ मर्जर प्रपोजल को आगे बढ़ाते हुए इसे प्रेसिडेंशियल अप्रूवल के लिए भेज दिया है। अगर ये मर्जर मंजूर होता है तो इससे पावर फाइनेंसिंग सेक्टर में एक बड़ी सरकारी NBFC बनने का रास्ता साफ हो सकता है। हालांकि फिलहाल दोनों कंपनियों के शेयर दबाव में बंद हुए। डिलीवरी का चौथी तिमाही का नेट प्रॉफिट लगभग स्थिर रहकर 72.4 करोड़ रुपए रहा, लेकिन कंपनी की ऑपरेशनल परफॉर्मेंस काफी मजबूत दिखाई दी। रेवेन्यू 30% बढ़कर 2,850 करोड़ रुपए पहुंच गया, जबकि EBITDA 80% उछलकर 214 करोड़ रुपए हो गया और मार्जिन भी 5.4% से बढ़कर 7.5% पर पहुंच गया। कंपनी ने 2026 में पहली बार फ्री कैश फ्लो पॉजिटिव होने के साथ 89 करोड़ रुपए जनरेट किए और एक्सप्रेस पार्सल वॉल्यूम्स 1 बिलियन शिपमेंट्स के पार पहुंच गए। इसके अलावा डिलीवरी ने AI बेस्ड लॉजिस्टिक सिस्टम्स, इंटरनेशनल पार्सल सर्विसेज एक्सपेंशन और एनवीडिया के साथ AI मैपिंग पार्टनरशिप जैसे कदम उठाए हैं, जिससे फ्यूचर ग्रोथ और टेक्नोलॉजी कैपेबिलिटीज को मजबूती मिल सकती है। हिंद रेक्टिफायर्स का चौथी तिमाही का रेवेन्यू 51% की मजबूत बढ़त के साथ बढ़ा, जो कंपनी की बिजनेस एक्सपेंशन और डिमांड ग्रोथ को दिखाता है। हालांकि बढ़ती लागत और मार्जिन प्रेशर की वजह से नेट प्रॉफिट 55% गिर गया, लेकिन इसके बावजूद निवेशकों ने ग्रोथ आउटलुक पर भरोसा दिखाया और शेयर 4.22% की तेजी के साथ बंद हुआ। ग्लोबल मार्केट में एक और बड़ी चर्चा इलॉन मस्क की SpaceX रही। रिपोर्ट्स के मुताबिक कंपनी जून में NASDAQ पर IPO ला सकती है और करीब $75 अरब जुटाने की तैयारी में है। SpaceX की वैल्यूएशन करीब $1.75 ट्रिलियन तक पहुंच सकती है, जिसे इसे दुनिया के सबसे बड़े IPOs में शामिल कर देगा। मॉर्गन स्टैनली, गोल्डमैन सैक्स और JP मॉर्गन जैसे बड़े बैंक्स इस इशू को हैंडल करेंगे। वेटरन इन्वेस्टर विजय केडिया ने कहा है कि भारत का टूरिज्म सेक्टर आने वाले समय में $1 ट्रिलियन का अपॉर्चुनिटी बन सकता है। उनका मानना है कि इंडिया के पास कल्चर, स्पिरिचुअलिटी, नेचर और हेरिटेज का अनमैच्ड कॉम्बिनेशन है। केडिया के मुताबिक अगर इंफ्रास्ट्रक्चर, क्लेanलीनेस, सेफ्टी और टूरिस्ट कन्वीनियंस में सुधार किया जाए तो वाराणसी, केरला, लद्दाख, अंडमान और काजीरंगा जैसे डेस्टिनेशंस ग्लोबल टूरिज्म हब्स बन सकते हैं। अदानी गैस ने CNG की कीमत में 2.25 रुपए प्रति किलो की बढ़ोतरी कर दी है, जिसके बाद अब CNG का दाम 86.02 रुपए प्रति किलो हो गया है। इससे पहले पेट्रोल और डीजल भी 3 रुपए प्रति लीटर महंगे किए गए थे, क्योंकि वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों और ईरान युद्ध के चलते तेल कंपनियों पर दबाव बढ़ गया है। ICRA के मुताबिक अगर कच्चा तेल $105 से $110 प्रति बैरल के बीच बना रहता है तो तेल कंपनियों को पेट्रोल, डीजल और LPG पर रोजाना करीब 500 करोड़ रुपए तक का नुकसान उठाना पड़ सकता है। सोलिक्स एनर्जी ने चौथी तिमाही में शानदार प्रदर्शन करते हुए नेट प्रॉफिट में 304% की जबरदस्त बढ़त दर्ज की है। कंपनी का मुनाफा 14.3 करोड़ रुपए से बढ़कर 57.9 करोड़ रुपए पहुंच गया, जबकि रेवेन्यू भी 248% उछलकर 885.5 करोड़ रुपए हो गया, जिससे सोलर सेक्टर में कंपनी की तेजी साफ दिखाई दे रही है। सोलिक्स एनर्जी का EBITDA भी 251% बढ़कर 98.3 करोड़ रुपए पहुंच गया और मार्जिन 11.1% पर स्थिर रहा। इसके साथ ही कंपनी ने डॉक्टर चेतन शाह को फिर से चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर नियुक्त करने और दूसरे डायरेक्टर्स की रीअपॉइंटमेंट को भी मंजूरी दी है। लेटेंट व्यू एनालिटिक्स का नेट प्रॉफिट चौथी तिमाही में मामूली 1% घटकर 52.8 करोड़ रुपए रहा, लेकिन कंपनी की ऑपरेशनल ग्रोथ मजबूत बनी हुई है। रेवेन्यू 24% बढ़कर 288.6 करोड़ रुपए और EBITDA 23% बढ़कर 67.5 करोड़ रुपए पहुंच गया, जिससे AI और एनालिटिक्स बिजनेस की मजबूत मांग दिखाई दे रही है। कंपनी ने बताया कि वित्त वर्ष 2026 के रेवेन्यू का 28% हिस्सा AI प्रोजेक्ट से आया है। कंपनी ने हेल्थ केयर AI प्लेटफॉर्म हील्थियन AI में $3 मिलियन का स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट भी किया है, जिससे AI सेगमेंट में कंपनी की पकड़ और मजबूत हो सकती है।
ऑल कार्गो टर्मिनल्स ने अप्रैल 2026 में 59,200 TEUs कार्गो वॉल्यूम संभाला, जो पिछले साल के मुकाबले 7% ज्यादा है। कंपनी के कंटेनर हैंडलिंग बिजनेस में लगातार ग्रोथ देखने को मिल रही है। हालांकि शेयर इस साल अब तक करीब 12% कमजोर रहे हैं। ऑल कार्गो टर्मिनल्स ने इससे पहले वित्त वर्ष 2026 की तीसरी तिमाही में रिकॉर्ड 1.76 लाख TEUs कार्गो वॉल्यूम दर्ज किया था। उस तिमाही में कंपनी का नेट प्रॉफिट 21% बढ़कर 15 करोड़ रुपए और EBITDA मार्जिन 19.5% तक पहुंच गया था, जिससे ऑपरेशनल एफिशिएंसी मजबूत दिखी थी। आदित्य बिरला कैपिटल ने जानकारी दी है कि 20 मई 2026 को होने वाली बोर्ड बैठक में फंड रेजिंग प्रपोजल पर विचार किया जाएगा। कंपनी QIP, प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट या दूसरे तरीकों से पूंजी जुटाने की योजना बना रही है। रिपोर्ट के मुताबिक कंपनी करीब 4,000 करोड़ से 5,000 करोड़ रुपए तक का फंड रेज कर सकती है। बाजार में इसे कंपनी की फ्यूचर ग्रोथ और एक्सपेंशन स्ट्रैटेजी से जोड़कर देखा जा रहा है। एम्बर एंटरप्राइजेज इंडिया ने चौथी तिमाही में अनुमान से बेहतर नतीजे पेश किए हैं। कंपनी का नेट प्रॉफिट 15.3% बढ़कर 134 करोड़ रुपए पहुंच गया, जबकि EBITDA 21.5% बढ़कर 358.23 करोड़ रुपए रहा और मार्जिन भी 8.6% तक सुधर गया। एम्बर एंटरप्राइजेज इंडिया के इलेक्ट्रॉनिक सेगमेंट का रेवेन्यू 20.6% बढ़कर 1,015 करोड़ रुपए पहुंच गया। मजबूत मार्जिन और इलेक्ट्रॉनिक्स बिजनेस की ग्रोथ के चलते कंपनी का शेयर इस साल अब तक 32% से ज्यादा चढ़ चुका है। डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरीज ने कनाडा में जेनेरिक सेमीग्लूटाइड इंजेक्शन लॉन्च किया है। कंपनी को 28 अप्रैल 2026 को हेल्थ कनाडा से मंजूरी मिली थी और अब ये कनाडाई बाजार में इस दवा को लॉन्च करने वाली शुरुआती कंपनियों में शामिल हो गई है। एमक्योर फार्मास्यूटिकल्स की गुजरात के सनंत फॉर्मुलेशन फैसिलिटी पर US FDA ने निरीक्षण के बाद 7 ऑब्जर्वेशंस जारी किए हैं। हालांकि कंपनी के शेयर शुक्रवार को 1.73% की बढ़त के साथ 1,702.20 रुपए पर बंद हुए, जिससे निवेशकों ने फिलहाल खबर को ज्यादा नकारात्मक तरीके से नहीं लिया। वन सोर्स स्पेशलिटी फार्मा को अपने यूनिट 2 एक्सपेंशन प्रोजेक्ट के लिए सरकारी मंजूरी मिल गई है। कंपनी के मुताबिक ये उसका फ्लैगशिप मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है और इस विस्तार के जरिए वो ग्लोबल पार्टनर्स की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए अपनी प्रोडक्शन क्षमता बढ़ाना चाहती है। औरोबिंदो फार्मा की सहायक कंपनी को CDSO से बेवकोल्वा के लिए मार्केटिंग ऑथराइजेशन मिल गया है। ये बेवासिजोमैब बायोसिमिलर दवा मेटास्टैटिक कॉलन और रेक्टल कैंसर के इलाज में इस्तेमाल होगी, जिससे कंपनी के ऑन्कोलॉजी पोर्टफोलियो को मजबूती मिल सकती है। रोलिक्स रिंग्स ने चौथी तिमाही में 0.15 करोड़ रुपए का नेट लॉस दर्ज किया, जबकि पिछले साल इसी तिमाही में कंपनी ने 54.64 करोड़ रुपए का प्रॉफिट कमाया था। हालांकि एक्सेप्शनल चार्ज की वजह से नुकसान दिखा, लेकिन कंपनी का रेवेन्यू 8% और EBITDA भी 8% बढ़ा है, जबकि मार्जिन 18.8% पर स्थिर रहा। कंपनी के बोर्ड ने 1 करोड़ शेयरों के बायबैक को 180 रुपए प्रति शेयर के भाव पर मंजूरी दी है। ये कीमत मौजूदा बाजार भाव 149 रुपए से काफी ऊपर है, जिससे निवेशकों के लिए ये खबर सकारात्मक मानी जा रही है। बलरामपुर चीनी मिल्स का चौथी तिमाही का नेट प्रॉफिट 30.4% घटकर 160 करोड़ रुपए रह गया, जबकि पिछले साल इसी तिमाही में कंपनी ने 229 करोड़ रुपए का मुनाफा कमाया था। हालांकि रेवेन्यू 6.7% बढ़कर 1,604 करोड़ रुपए पहुंच गया, लेकिन उत्तर प्रदेश में गन्ने की कीमत 370 रुपए से बढ़ाकर 400 रुपए प्रति क्विंटल होने से कंपनी के मार्जिन पर दबाव बढ़ा। कंपनी का EBITDA 22% गिरकर 285 करोड़ रुपए रह गया और मार्जिन भी 24.3% से घटकर 18% रह गया। वहीं कंपनी ने विवेक सरावगी को 1 अप्रैल 2027 से अगले 5 साल के लिए फिर से चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर नियुक्त करने को मंजूरी दी है। एथर इंडस्ट्रीज का चौथी तिमाही का प्रॉफिट स्पेशलिटी केमिकल्स की मजबूत मांग के चलते बढ़ा है। हालांकि मार्च में वेयरहाउस फायर की वजह से कंपनी को नुकसान भी हुआ, लेकिन इंश्योरेंस रिकवरी के सहारे उसके असर को काफी हद तक संभाल लिया गया। NHPC ने चौथी तिमाही में शानदार नतीजे पेश किए हैं, जहां कंपनी का कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट 68.5% बढ़कर 1,549 करोड़ रुपए पहुंच गया। वहीं रेवेन्यू भी 20% बढ़कर 2,816 करोड़ रुपए हो गया। हालांकि एबिटा मार्जिन 51.3% से घटकर 42.5% पर आ गया, जिससे ऑपरेशनल प्रेशर देखने को मिला। कंपनी के बोर्ड ने वित्त वर्ष 2026 के लिए 0.21 रुपए प्रति शेयर फाइनल डिविडेंड की सिफारिश की है, जो फरवरी में दिए गए 1.40 रुपए इंटरिम डिविडेंड के अतिरिक्त होगा। इसके अलावा मिनिस्ट्री ऑफ पावर ने दिवाकर नाथ मिश्रा को NHPC के बोर्ड में गवर्नमेंट नॉमिनी डायरेक्टर नियुक्त किया है। प्रीमियर एनर्जीज की चौथी तिमाही का प्रॉफिट 64% बढ़ा है, जिसे सोलर सेक्टर में मजबूत मांग और रेवेन्यू ग्रोथ का बड़ा सहारा मिला है। इसके साथ ही कंपनी ने फ्यूचर एक्सपेंशन और कैपेसिटी ग्रोथ के लिए 5,000 करोड़ रुपए जुटाने की योजना भी पेश की है। टाटा मोटर्स ने लॉजिस्टिक्स टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म फ्रेट टाइगर में करीब 18% अतिरिक्त हिस्सेदारी 95.66 करोड़ रुपए में खरीद ली है। इस डील के बाद कंपनी की कुल हिस्सेदारी बढ़कर
63.6% तक पहुंच जाएगी और फ्रेट टाइगर अब टाटा मोटर्स की सब्सिडरी के तौर पर काम करेगी। फ्रेट टाइगर SaaS बेस्ड लॉजिस्टिक्स और ट्रांसपोर्टेशन सॉल्यूशंस उपलब्ध कराती है और इसका क्लाउड बेस्ड ट्रांसपोर्टेशन मैनेजमेंट सिस्टम कॉर्पोरेट्स और फ्लीट ऑपरेटर्स द्वारा इस्तेमाल किया जाता है। अदानी पोर्ट्स की सब्सिडरी टाहिद ने अर्जेंटीना की मैरिटाइम सर्विसेज कंपनी मेरिडियन ट्रांसपोर्टेस मैरिटिमस SA में 51% हिस्सेदारी खरीदने का समझौता किया है। इस डील के जरिए कंपनी साउथ अमेरिका खासकर अर्जेंटीना में अपने शिपिंग और नॉटिकल सर्विसेज बिजनेस को तेजी से विस्तार देना चाहती है। मेरिडियन ट्रांसपोर्टेस मैरिटिमस SA के पास सडन एनर्जी SA के साथ 10 साल का बड़ा वेसल सप्लाई कॉन्ट्रैक्ट है, जिसके तहत 6 जहाज उपलब्ध कराए जाएंगे। जॉन कॉकरेल इंडिया को JSW स्टील कोटेड प्रोडक्ट्स से 440 करोड़ रुपए से 470 करोड़ रुपए के बीच का बड़ा ऑर्डर मिला है। इस ऑर्डर को कंपनी के लिए मजबूत बिजनेस मोमेंटम के तौर पर देखा जा रहा है, जबकि खबर के बाद कंपनी का शेयर BSE पर 0.64% की बढ़त के साथ 5,290 रुपए पर बंद हुआ। कोचीन शिपयार्ड का चौथी तिमाही का नेट प्रॉफिट 3.7% घटकर 277 करोड़ रुपए रह गया, जबकि रेवेन्यू भी 15.6% गिरकर 1,484 करोड़ रुपए पर आ गया। हालांकि कमजोर रेवेन्यू के बावजूद कंपनी की ऑपरेशनल परफॉर्मेंस मजबूत रही, जिससे प्रॉफिटेबिलिटी पर ज्यादा दबाव नहीं आया। कंपनी का EBITDA 16.5% और EBITDA मार्जिन भी 15.1% बढ़ा है। बेहतर कॉस्ट मैनेजमेंट और ऑपरेशनल एफिशिएंसी की वजह से मार्जिन में ये मजबूत सुधार देखने को मिला। वहीं कंपनी ने वित्त वर्ष 2026 के लिए ₹1.5 प्रति शेयर फाइनल डिविडेंड की भी सिफारिश की है। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी सेल ने चौथी तिमाही में शानदार नतीजे पेश किए हैं, जहां कंपनी का प्रॉफिट 47% बढ़ा है। रिकॉर्ड प्रोडक्शन और मजबूत सेल्स की वजह से कंपनी का प्रदर्शन अनुमान से बेहतर रहा, जिससे स्टील डिमांड में मजबूती के संकेत मिले हैं। सेल का EBITDA 30.3% बढ़कर 4,409 करोड़ रुपए पहुंच गया, जो बाजार अनुमान 4,101 करोड़ रुपए से भी ज्यादा रहा। वहीं EBITDA मार्जिन 11.5% से बढ़कर 14.3% हो गया। हालांकि नतीजों के बावजूद कंपनी का शेयर शुक्रवार को 3.37% गिरकर 192 रुपए 35 पैसे पर बंद हुआ। पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का चौथी तिमाही का नेट प्रॉफिट करीब 10% बढ़कर 4,546 करोड़ रुपए रहा, जो बाजार के अनुमान से बेहतर है। इससे ये साफ दिखा कि कंपनी का कोर पावर ट्रांसमिशन बिजनेस अभी भी मजबूत बना हुआ है। हालांकि रेवेन्यू 5% घटकर 11,666 करोड़ रुपए रहा। EBITDA मार्जिन भी 83% से घटकर 77.7% पर आ गया, जिससे ऑपरेशनल प्रेशर देखने को मिला। इसके बावजूद कंपनी ने डिविडेंड घोषित किया है और 5,000 करोड़ रुपए तक फंड रेज की तैयारी की है, जो फ्यूचर एक्सपेंशन प्लान्स पर उसके भरोसे को दिखाता है। सिम्फनी लिमिटेड चौथी तिमाही में 218 करोड़ रुपए के नेट लॉस में चली गई, क्योंकि ऑस्ट्रेलियन यूनिट से जुड़े बड़े इम्पेयरमेंट चार्जेस का असर कंपनी के नतीजों पर पड़ा। इसके साथ रेवेन्यू और EBITDA मार्जिन में भी गिरावट देखने को मिली। हालांकि शेयर शुक्रवार को 2.23% बढ़कर 788 रुपए 50 पैसे पर बंद हुआ। बाल्मेर लाउरी एंड कंपनी ने अपनी 15 मई की बोर्ड मीटिंग को स्थगित कर अब 17 मई 2026 के लिए तय किया है। इस मीटिंग में कंपनी चौथी तिमाही और पूरे वित्त वर्ष 2025-26 के नतीजों के साथ फाइनल डिविडेंड पर भी फैसला कर सकती है, क्योंकि ऑडिटर्स ने रिपोर्ट फाइनल करने के लिए अतिरिक्त समय मांगा था। निवेशकों की नजर इस बात पर ज्यादा है कि कंपनी शेयर बायबैक, बोनस शेयर और स्टॉक स्प्लिट जैसे बड़े कॉर्पोरेट एक्शंस पर भी विचार कर सकती है। इसी उम्मीद की वजह से सोमवार के कारोबार में स्टॉक में तेज हलचल देखने को मिल सकती है। शुक्रवार को शेयर हल्की बढ़त के साथ 194 रुपए पर बंद हुआ।